डीएलएड 2019 बैच के सभी प्रशिक्षुओं का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और हम यह उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय अपने परिवार के साथ या जहाँ कहीं भी आप तैयारी के उद्देश्य से रुके होंगे वहाँ पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और ये जो वैश्विक महामारी है जिसमें सारी संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं, सब कुछ बंद रहा, लेकिन हम अपने डीएलएड प्रशिक्षुओं से यह विशेष अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप घर पर हैं या कहीं अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस समय का बेहतर सदुपयोग करिए और कहीं न कहीं इसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और हमें लगता है कि जो डीएलएड का सिलेबस है उसको कम समय पढ़े थोड़ा समय देंगे तो वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आगे आने वाला समय, जैसे उत्तर प्रदेश की अपनी बात की जाए, यहाँ पे इलेक्शंस हैं जिसमें अनेक वैकेंसीज यहाँ पे आएंगी। अगर आप इस समय का बेहतर सदुपयोग करें तो कहीं न कहीं इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। किसी न किसी कंपटीशन में आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आगे का भविष्य आपका सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो आने वाला समय हमेशा हम कहते हैं बड़ा टिपिकल होगा और जो भी आप पढ़ेंगे वो कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं न कहीं उसका उपयोग होगा, चाहे टेट हो या अनेकों जो वैकेंसियाँ हैं उसमें हर जगह इसकी उपयोगिता कहीं न कहीं सिद्ध होगी। अब आती है जैसे बात कि जो बहुत से प्रशिक्षुओं ने फ़ोन करके पूछा कि सर जो सेमेस्टर बैक या बैक हो गए हैं उनका क्या होगा, या थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा कि नहीं होगा। इंटर्नशिप के विषय में बहुत से लोगों ने जो है बात किया। तो इसके संदर्भ में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बैक या सेमेस्टर बैक हो गए हैं जो प्रशिक्षु, एससीईआरटी और पीएनपी का जो भी गाइडलाइन होगा, जो भी गाइडलाइन आएगा उसके अनुसार वो चीज़ किया जाएगा। और जैसा कि थर्ड सेमेस्टर के बारे में अगर बात करें तो अगर एससीईआरटी और पीएनपी इनको प्रमोट करता है तो सबसे अच्छा होगा, नहीं तो जो भी वहाँ से निर्देश होगा उसी अनुसार कार्य होगा। और रही बात इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप में आप जानते हैं प्राथमिक विद्यालय बंद चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं या तो बच्चे विद्यालय में आ जाएं तब इंटर्नशिप पूरा कराया जाए, या तो वहाँ पे ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो जाएं, जैसे पिछली बार ऑनलाइन इंटर्नशिप हुआ था उस तरह से पूरा कराया जा सकता है। फिलहाल ये भी विभाग का काम है, पूरे प्रदेश स्तर का काम है। जैसा वहाँ से गाइडलाइन होगा उसी अनुसार किया जाएगा। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि मतलब वहाँ से जो भी गाइडलाइन आएगा, निर्देश आएगा, उसके अनुसार आपका इंटर्नशिप हो या और भी समस्याएं जो भी होंगी, डाइट के स्तर से तत्काल उसका समाधान किया जाएगा। हम लोग भी समझते हैं कि आपके समय का कितना कीमत है और इसलिए आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और पूरे प्रदेश स्तर पर जो कक्षाएं चल रही हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की चल रही हैं, तो हमारे यहाँ भी हमारे डाइट में प्राचार्य महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने भी जो है ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के बारे में सोचा है। अभी जो टाइम टेबल हमने आपके ग्रुप में शेयर भी किया था तो उस अनुसार हमारे सभी प्रवक्ता अभी कुछ अन्य व्यस्तताओं के कारण जो है नहीं जुड़ पा रहे हैं। जल्दी ही सभी लोग नियमित हो जाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और हमें लगता है ऑनलाइन कक्षाओं में जो भी जानकारी आपको मिलेगी, आप अपने पास जो किताबें रखें उसको पढ़िए और जो पुराने पेपर हुए हैं उसको भी सॉल्व करिए, उसका लाभ मिलेगा। और अब हम लोग जैसे फोर्थ सेमेस्टर की जब बात करते हैं
तो फोर्थ सेमेस्टर में वो भी सोशल का जो सिलेबस है, सोशल में हमने पहले भी आप लोग जानते हैं हिस्ट्री और पॉलिटिक्स जो है हम पढ़ाएंगे, और ज्योग्राफी तथा इकोनॉमिक्स जो है हरिवंश सर पढ़ाएंगे। और जो हिस्ट्री का जो पोर्शन अगर हम देखें फोर्थ सेमेस्टर में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से इसमें देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो भाग है हर कंपटीशन में पूछा जाता है। आपके डीएलएड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ साथ कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो जो भी इसका सिलेबस है हम शुरू से कहते रहे बहुत महत्वपूर्ण बनाया गया है कंपटीशन के पर्पज़ से। अब जैसे जहाँ एंशिएंट हिस्ट्री की बात आती है 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, मेडुअल से 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है किसी कंपटीशन में, तो वहीं पे जो है अगर देखें तो जो ये स्वतंत्रता आंदोलन है या फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है यहाँ से कम 8-10 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यह और महत्वपूर्ण हो जाता है डीएलएड के साथ साथ आपके कंपटीशन के पर्पज़ से भी। अब जैसे डीएलएड की अब बात करें, जो इसका फोर्थ सेमेस्टर का पहला टॉपिक है वह है 1857 का विद्रोह। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें देखेंगे पिछला जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन भी आया था कि 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या है, एक क्वेश्चन इसमें पूछा था। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप ज़रूर पूछिएगा, किताबों से भी आप अध्ययन करिए। तो सबसे पहले हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में इसमें पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है। तो अगर समय रहता ऑफलाइन कक्षाएं हो रही थी तो हम लोग इसमें बेहतर ढंग से और पढ़ते। अब यहाँ पे हम पहले जैसे जो यूरोपीय कंपनियाँ यहाँ पे आई उसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था यहाँ पे आने का, लेकिन आई थी किस उद्देश्य से, यहाँ पर करने लगी क्या। इस कारण से यहाँ पर देखेंगे एक जन आक्रोश की भावना जो जागी, उसी का परिणाम अगर देखें कहीं न कहीं जो है ये जो है 1857 का विद्रोह रहा। कई कारण रहे, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था। अब जैसे अगर यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन की स्थिति देखें, इसको जानना चाहिए आप लोगों को कि पहली यूरोपीय कंपनी यहाँ पे जो आई थी तो वह जो है पुर्तगाली थी, जो कि 1498 ईस्वी में यहाँ पे आई थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पहले भारत आने वाली कौन सी यूरोपीय कंपनी थी तो जो है पुर्तगाली आए थे, 1498 में आए थे। और वास्को डी गामा यहाँ पर पहला यूरोपीय था जो कि भारत में आया था। और उसके बाद देखेंगे 1602 में जो है डच आए। उसके बाद अंग्रेज जो है अगर देखेंगे तो 1600 में अकबर के समय में आए हैं, लेकिन कंपनी की स्थापना की बात की जाए तो 1608 ईस्वी है। इस चीज़ को जानते रहिए, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि मतलब अंग्रेज़ों का आगमन भारत में किस मुग़ल बादशाह के समय में हुआ था। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन में महारानी थी और यहाँ पर अकबर जो है मुग़ल बादशाह थे, उनके समय में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ है। लेकिन जो कंपनी की स्थापना हुई है वह जो है 1608 ईस्वी में हुई है। तो पहली कंपनी पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी थी, दूसरी डच थी 1602 में, तीसरी अंग्रेज कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको कहा गया, वह 1608 ईस्वी में आई है। इसके बाद जो है डेन आई है, डेन कंपनी थी 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी कंपनी आई है 1664 ईस्वी में, और स्वीडिश कंपनी आई है 1731 ईस्वी में। ये जो है 6 कंपनियां यहाँ पे यूरोपीय कंपनियां आई थी। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो स्वीडिश कंपनी 1731 में आई थी सबसे बाद में आई है और सबसे पहले भारत को छोड़ करके चली गई है। लेकिन पुर्तगाली कंपनी अगर देखेंगे सबसे पहले आई थी 1498 ईस्वी में आई है, लेकिन सबसे बाद में यहाँ से गई है 1961 में गई है। आप लोग जानते होंगे गोवा का जो क्षेत्र था, कुछ क्षेत्र वो पुर्तगालियों के अधीन था, तो 1961 में यहाँ से छोड़ के गए हैं। तो अगर ये पूछा जाए सबसे पहले आने वाली कंपनी पुर्तगाली, सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थी। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद हम अगर देखें एक सवाल उठता है कि मतलब यहाँ पे जो यूरोपीय कंपनियाँ आई तो उनका उद्देश्य क्या था, भाई यहाँ पे आए क्यों। तो आप देखेंगे कि मुख्य उद्देश्य इनका यहाँ पे आने का व्यापार ही था।
लेकिन आप देखेंगे 15वीं सदी में क्यों आई अगर पूछा जाए, उसके बाद ही क्यों आई, 15वीं सदी के बाद ही क्यों आई, तो अभी तक जो इनको प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक आप देखेंगे, मध्यकाल मिड तक, तो वहाँ जो मसालों का व्यापार था या अन्य सामग्रियाँ जो थी वो यूनानियों के माध्यम से इनको प्राप्त हो जाया करती थी, भारतीय सामान इनको प्राप्त हो जाया करता था। लेकिन बाद के समय में आप देखेंगे ये कंपनियां स्वयं आकर के लाभ की स्थिति देख करके यहाँ पे अपने आप को स्थापित की। अब इसमें हम लोग देखें कि जो 6 कंपनियां हमने जो बताया कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, स्वीडिश, इन 6 कंपनियों में एकमात्र कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या अंग्रेज कंपनी थी वहीं भारत में स्थापित हो पाई। इसका कारण क्या था, ये भी सवाल उठता है। भाई सभी कंपनियां आई, लेकिन जो अंग्रेज कंपनी थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहीं अपने आप को यहाँ पे स्थापित कर पाई, इसका रीज़न क्या था। तो आप देखेंगे जितनी भी कंपनियां थी, मैक्सिमम जो कंपनियां थी वो सरकारी कंपनियां थी, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह एक प्रकार से मतलब कई लोगों के समूह द्वारा बनाया गया एक कंपनी थी या प्राइवेट कंपनी थी। तो सरकारी कंपनी में आप देखेंगे अभावग्रस्त कंपनियां थी, यहाँ आ तो गई लेकिन सारी सुख सुविधाएं उनके पास यहाँ पर नहीं थी, इसलिए भारत में वे अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हर सुख सुविधा से, हर साधन संपन्न थी है, इसलिए भारत में अपने आप को बेहतर ढंग से वह जो है स्थापित कर पाई। और इसके बाद अगर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे, जो कि सिलेबस में होगा, हमें लग रहा है 3rd सेमेस्टर में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप देखेंगे प्रारंभिक उसका नारा था कि हम यहाँ व्यापार करने आए हैं, भूभाग लेने नहीं आए हैं, उसका मुख्य नारा था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के मुग़ल बादशाहों की कमजोरी या यहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे उनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा करके उसने यहाँ पर अपना एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित किया, अपने आप को यहीं पर स्थापित कर लिया। तो ये सब तो बात का विषय है, लेकिन एक मुख्यतः हमने कंपनियों के बारे में बता दिया, उनका मतलब उद्देश्य क्या था। प्रारंभिक उद्देश्य आप देखेंगे व्यापार करना ही था। अगर ये पूछा जाए यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, व्यापार करना था। लेकिन बाद में आप देखेंगे उन्होंने अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया है। अब जो सिलेबस हमारा है, हम लोग आते हैं 1857 के विद्रोह पर, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद कहीं कहीं देखेंगे कि 1857 का विद्रोह देता है या किसी किसी किताब में 1857 की क्रांति देता है, लिखा रहता है। तो पहले तो क्रांति का मतलब ही समझ लीजिए कि क्रांति का अर्थ होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो। एक व्यक्ति क्रांति नहीं करता है। जैसे अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम आप जानते होंगे, अगस्त क्रांति 9 अगस्त को शुरू हुआ था और मैक्सिमम जनता की उसमें भागीदारी हो, संपूर्ण ना हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसमें भागीदारी हो, तब वो क्रांति कहलाता है। एक व्यक्ति अगर मतलब इस चीज़ को करे तो अगर देखेंगे दूसरे शब्दों में बहुत से लोग विद्रोह कहते हैं कि उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, लेकिन क्रांति शब्द का प्रयोग होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, उसको जो है क्रांति कहते हैं। तो 1857 की क्रांति। अब हम देखें कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका कारण क्या था, इसके असफलता का कारण क्या था, विभिन्न विद्वानों का मत क्या है इस पे, ये सब बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जहाँ से मैक्सिमम बहुविकल्पी या आप कह लीजिए जो डीएलएड के सिलेबस में अति लघुत्तरी जो प्रश्न बनते हैं यहाँ से बनेंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या था। अब देखें 1857 के विद्रोह को अगर देखें, शुरुआत अगर पूछा जाए कि यह बगावत या 1857 की क्रांति या 1857 की बगावत कब हुई थी, तो 10 मई 1857 को दिन रविवार था और समय था शाम को 6 बजे। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिए, रविवार भले न याद रखिए, इस चीज़ को जानते रहिए कि 10 मई 1857 को यह विद्रोह शुरू हुआ था। एक चीज़ और जान